नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। कौन से महाजनपद हुआ करते थे, क्या उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी। फिर उनमें से एक सबसे बड़ा महाजनपद होता है मगध। मगध सारे महाजनपदों को खा जाता है और उस महाजनपद जो मगध है, उस मगध के राजवंशों की एक छोटी सी झलक भी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम जानेंगे महाजनपद काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों के बारे में। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो प्राचीन भारत में महाजनपद काल जो है वह राज्य या गणराज्यों का काल हुआ करता था। इस काल में हमारे यहाँ गणराज्य हुआ करते थे। देखिए एंशियंट टाइम में इतने साल पहले भी हमारे यहाँ गणराज्य हुआ करते थे। जैसे आज इंडिया रिपब्लिक है ना, वैसे रिपब्लिक उस काल में भी हुआ करते थे। ये कब स्थापित हुए थे, तो हमने वैदिक काल ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम देख रहे थे कि पहले होता है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में आ जाता है उत्तर वैदिक काल। और फिर उत्तर वैदिक काल में मैं बता रहा था कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का अंत आते आते लोहे का आविष्कार हो जाता है, लोहे की खोज हो जाती है। और उस लोहे की खोज की वजह से बाद में गंगा के मैदान में जो है आर्य बसते चले जाते हैं आगे, और फिर धीरे धीरे शहरों का निर्माण होने लगता है। जो ग्राम हुआ करता था, जन हुआ करता था, वो जनपद बन गया और जनपद से महाजनपद बनने लग जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद में आके इन महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ये अस्तित्व में आना शुरू हो जाते हैं। और ये जनपद जो है मुख्य रूप से गंगा की घाटी जो है, गंगा नदी का क्षेत्र, वहां पर ये फैले हुए थे। और साथ साथ अगर उत्तरी दक्कन वाला क्षेत्र देखें हम इस प्रकार से, यहाँ वाला जो उत्तरी दक्कन वाला क्षेत्र है, यहाँ ये थोड़े से बसे हुए थे। हालांकि कुछ जो है वो पश्चिमोत्तर भारत, जैसे कंबोज और गांधार जो है पश्चिमोत्तर भारत में भी बसे हुए थे, परंतु मुख्य जो हुआ करते थे वो गंगा की घाटी में हुआ करते थे, है ना। और इनमें से 16 जो थे वो प्रमुख प्रमुख महाजनपद हुए। पहले बहुत सारे जनपद थे, मगर उनमें 16 महाजनपद जो है वो प्रमुख हुए। अभी इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मैं 16 के 16 के नाम भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये महाजनपद जो है वो किलेबंद नगरों के रूप में बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण कर लेते हैं। और इनके पास अपनी स्थायी सेनाएं भी अब होने लग गई थी। और साथ ही साथ इनके पास में संगठित राज्य जो है वो हुआ करते थे। और इसी का परिणाम जो था कि आगे चलकर जो है मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण भारत में होना शुरू हो जाता है। महाजन काल में ये जो महाजनपद काल है, इस काल में देखिए किस प्रकार से ये एक क्रांति का काल हुआ करता था। कैसे इस काल में धार्मिक क्रांति आई थी, बौद्धिक क्रांति यहाँ पर आई थी, शहरी क्रांति आई थी, और प्रौद्योगिकी में भी बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पर आ गई थी। क्योंकि लोहे की खोज इस काल में हो गई थी, लोहे का उपयोग करना लोग सीख गए थे। साथ ही साथ शहरीकरण, इसे द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय शहरीकरण इसे कहा जाता है। पहला शहरीकरण कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता वाला। तो ये है द्वितीय शहरीकरण, इसको कहा जाने लगा। और साथ ही साथ नई क्रांति, धार्मिक क्रांति में यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, चारवाक, इस प्रकार के अनेक संप्रदायों और धर्मों का विकास यहाँ पर शुरू हो जाता है। और अब तक जो भारत छोटे छोटे राज्यों में, जनपदों में, कबीलों में बटा हुआ था, अब इस काल में आते आते भारत एक केंद्रीकृत राजनीति का रूप ले लेता है और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है आगे चलकर, जो होता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। यहां पर हुआ करते थे 16 महाजनपद, जिनके नाम अगर मैं आपको गिनाऊं धीरे धीरे तो एक बार मैं आप सुन लेना। याद रखने की आपको इतना कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में पूछेगा नहीं कोई। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरशन, अश्मक, अवंती, कंबोज और गांधार। इस प्रकार से 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। और महाजनपद का मतलब हो गया महान राज्य या महान राष्ट्र, है ना। तो जो बड़े और शक्तिशाली जनपद हुआ करते थे वो एकीकृत रूप में इस काल में अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है। भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से हुआ करती थी, तो देखिए आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक इनका क्षेत्र हुआ करता था। कंबोज और गांधार जो देखेंगे हम, कंबोज और गांधार वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के पास में पश्चिमोत्तर भारत के में पड़ते थे। और साथ ही साथ अंग और मगध जो है ये बिहार वाले क्षेत्र में पड़ा करते थे। तो देखिए आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर आधुनिक भारत का जो बिहार है वहां तक ये फैले हुए थे। उत्तर में फिर ये देख के पश्चिमोत्तर भारत से लेकर अगर हम दक्षिण में तक जाएं तो उत्तरी दक्कन तक ये फैले हुए थे। तो सिंधु गंगा के मैदान में ये मुख्य रूप से फैले हुए थे। और दक्षिण में जाए तो गोदावरी नदी के किनारे पर भी फैला हुआ था, वहां पर कौन सा था? अश्मक, है ना। और अवंती इस प्रकार से हुआ करते थे। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी और माहेशमती।
माहेशमती, जो आपको उस मूवी में दिखाया जाता है बाहुबली में माहेशमती, हालांकि उसके बारे में नहीं होता, मगर ये माहेशमती राजधानी हुआ करती थी यहाँ पर अवंती की, और इसकी एक राजधानी उज्जैनी भी हुआ करती थी। महाजनपद देखिए दो प्रकार के हुआ करते थे, कौन से? एक थे राजतंत्रीय, जिनमें राजा का शासन हुआ करता था, राजा का पद आनुवंशिक हुआ करता था, और एक हुआ करता था गणतंत्र। क्या बात कर रहे हैं सर, उतने साल पहले गणतंत्र हो ही नहीं सकता। जैसे आज इंडिया रिपब्लिक है ना, कि हेड जो है उसको चुनेगी जनता, तो उस काल में भी राजा चुने जाते थे, गण हुआ करते थे वहां पर, या संघ जिन्हें कहा जाता था, जैसे वज्जी। तो वज्जी जो संघ हुआ करता था वह गणतंत्र हुआ करता था, है ना। फिर जानकारी कहां से प्राप्त होती है हमें इन महाजनपदों के बारे में? तो इन महाजनपदों के बारे में हमें महाभारत से जानकारी प्राप्त होती है, कुरु पांचाल है होता है ना। फिर और कहां से? रामायण से हमें प्राप्त होती है, और जो प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। पौराणिक साहित्य हैं 700 ईसा पूर्व के आसपास के, उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बौद्ध निकाय है, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। उसमें हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता लग जाता है इन महाजनपद काल की, ठीक है। और क्या स्रोत हुआ करते थे? तो बौद्ध महावस्तु एक ग्रंथ हुआ करता था, वो जैनों का एक भगवती सूत्र हुआ करता था, उससे भी हमें पता लगता है। इन सब से हमें पता लग जाता है महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्रोत हो जाते हैं महाजनपदों के बारे में जानकारी हासिल करने के। महाजनपदों का उदय देखिए होना शुरू हो जाता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तो ऋग्वेदिक काल हुआ करता था, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल हुआ करता था। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल के अंत आते आते लोहे का यहाँ पर आविष्कार हो जाता है, खोज हो जाती है, और तभी से जो है ये जनपद और जन जो हुआ करते थे गण, वो अब महाजनपदों में बदलने लग जाते हैं। तो ये 600 ईसा पूर्व के आसपास ही, 600 ईसा पूर्व के आसपास है इन महाजनपदों का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक। और 16 महाजनपद जो है यहाँ पर उभर कर सामने आ जाते हैं। जो पहले जो जनपद हुआ करते थे, जो जन हुआ करते थे, वो बाद में बड़े हो जाते हैं और 16 महाजनपद बन जाते हैं। देखिए पशुचारण से लेकर जनपदों तक संक्रमण का काल ये हुआ करता था। जनजातियां जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में पहले रहा करती थी उत्तर वैदिक काल में, हमें पता ही है। और उससे पहले ऋग्वेदिक काल में तो किस प्रकार से पशुचारण समाज ही हुआ करता था। और यहाँ पर फिर धीरे धीरे ये जो जनजातियां हुआ करती थी वो नातेदारी, वफादारी और क्षेत्रों से एक जगह जुड़ जाती है, और फिर उस क्षेत्र से जुड़े होने का गौरव उन्हें होने लगता है। और फिर इस प्रकार से इन साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हो जाता है कि मैं कुरु से हूं, मैं पांचाल से हूं, मैं विदेह से हूं। तो इस प्रकार का उन्हें गौरव महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे आज हमें होता है ना कि हम भारत से हैं, हम यूएसए से हैं, इस प्रकार से। तो उस काल में भी ऐसा होने लगा था। यहाँ पर फिर कृषि में सुधार होना शुरू हो जाता है। कृषि में क्या सुधार होता है कि नए उपकरण इस काल में आ जाते हैं, लोहे के उपकरण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं लोहे के फाल वाले हल आ जाते हैं। भाई समझिए, जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लकड़ी के ही हल होते थे, और लकड़ी के हल जो है वो कहाँ तक खोद पाते? लकड़ी के हलों से, या लकड़ी जो है और पत्थर और इस प्रकार के हुआ करते थे, उनसे बहुत बड़े मैदान को साफ नहीं किया जा सकता था। लोहा अब आ गया था, लोहे के फाल वाला हल आ गया, बहुत गहराई तक वो खोद सकता था और जुताई कर सकता था। और साथ ही साथ लोहे के आविष्कार ने जंगलों को साफ करने में भी मदद करी थी, है ना। इस प्रकार से खेतों में अब जो है वो उत्पादन अधिशेष होने लगा, और अधिशेष उत्पादन होने लगा तो कुछ लोग कृषि कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य अपनाने लग गए, और इस प्रकार से जो है फिर शहरों का विकास होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आर्थिक विकास और बस्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। शहरीकरण यहाँ पर शुरू हो जाता है। द्वितीय नगरीकरण इसे कहा जाता है, द्वितीय शहरीकरण। पहला सिंधु घाटी सभ्यता को, और दूसरा कहा जाता है महाजनपद काल को, क्योंकि कृषि की उत्पादकता बढ़ने लगी थी, अधिशेष उत्पादन हो रहा था, और उस अधिशेष उत्पादन की वजह से कुछ लोगों ने कृषि को छोड़ दिया और बाकी दूसरे काम करने लग गए। और राजा जो हुआ करता था उसे भी कृषि से साथ ही साथ दूसरे कामों से व्यवसाय और उत्पन्न हो गए थे, उन व्यवसाय से उसे कर मिलने लग गया था। इसकी वजह से यहाँ पर शहरीकरण भी होने लग गया था। तो जो ग्रामीण बस्तियां हुआ करती थी वो एक संरचित शहरी शहर केंद्रों में बदलने लग गई थी, और इसे दूसरा शहरीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, अंग यहाँ पर है, मगध यहाँ पर है, काशी है, मल्ल है, वर्जी है, कौशल है, कुरु है, यहीं पर पांचाल है, मत्स्य जो आजकल जयपुर वाला इलाका है वहां पर ये अवंती है ना। इस प्रकार से हुआ करता था। कंबोज, गांधार देखिए, आधुनिक हम देखें तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के आसपास पड़ते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आगे। राज्य की संप्रभुता अब इस काल में विकसित होने लग गई थी। अब तक जो कबीलाई समाज हुआ करता था, जहां पर कोई अब तक संप्रभुता जैसी कोई अवधारणा नहीं हुआ करती थी, वह अब यहाँ पर आके
राजा जो है अब राज्य का प्रमुख शासक यहाँ पर सिद्ध होने लगता है, और जो कृषि से अधिशेष उत्पादन हो रहा था उससे कर जो है राजा वसूलने लग जाता है, और इसी कर और सेना फिर वो रखने लग जाता है, क्योंकि अब स्थायी सेना रख लेगा, क्योंकि स्थायी सेना रखने के लिए क्या चाहिए, स्थायी सेना रखने के लिए भैया उसको देने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो कर में इसे मिल ही रहे हैं, तो स्थायी सेना ये रखने लग गया, और अब जो है ये एक विकसित राज्य में ये बदल चुके थे और साम्राज्य बनने लग गए धीरे धीरे। ठीक है, महाजनपदों का विकास जो है, तो जनपदों ने ही महाजनपदों का रूप धीरे धीरे धारण कर लिया था, और ये बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों के रूप में बाद में सामने आने लगते हैं और जनों के ऊपर शासन करने लगते हैं, और यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की नींव अब आकर डल जाती है। जो अब तक कबीलाई समाज हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में भी, वो समाज अब आके धीरे धीरे किस प्रकार से केंद्रीकृत प्रशासन का रूप ले लेता है, जिसमें कराधान, रक्षा, न्याय का प्रबंध शामिल होता है, जिसमें कि एक जो है एक पूरा एक महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट बना दिया गया कि ये जो है वो कर इकट्ठा करेगा, डिफेंस के लिए सेना जो है वो स्थायी रूप से रखी जाने लगी, न्याय विभाग जो है यहाँ पर बनने लगे कि राजा जो है वो न्याय करेगा, उससे नीचे भी और प्रकार के जो है हुआ करते थे। श्रेणियां इस काल में आने लगी थी। क्या हुआ करती थी? श्रेणियां, जिन्हें हिंदी इंग्लिश में कहते हैं गिल्ड। गिल्ड्स इस काल में होने लगी थी। तो ये श्रेणियां जब हुआ करती थी, ये इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि अपने क्षेत्र में इन्होंने जो न्याय कर दिया, शायद राजा भी उसे कभी कभी ही बदला करता था। इतनी पावरफुल श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणियां क्या हुआ करती, तो ये आप कहो कि बिजनेस आप ग्रुप हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे होता है ना, नेस्कॉम है, फिक्की है, उस प्रकार से हुआ करते थे कि भाई मान लो कि स्वर्णकारों की एक श्रेणी हो गई, धोबियों की एक श्रेणी हो गई, तो उनसे रिलेटेड फिर अगर कोई क्राइम करता था तो उनको सजा कौन देती थी? ये गिल्ड्स वगैरह यहाँ पर देती थी, जो श्रेणियां हैं वो देती थी। फिर अगर हम देखें आगे, तो मगध का यहाँ पर महत्व जो है बढ़ जाता है, क्योंकि मगध ही वह महाजनपद होता है जो सारे महाजनपदों को खा जाता है, लील जाता है अपने आप में, और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है। और इससे लड़ाई जो है वो कहाँ, सिकंदर की सेना से भी बाद में आगे चल के लड़ाई होती है, जब घनानंद यहाँ का शासक होता है। हालांकि बाद में उसकी सिकंदर की सेना इधर आ नहीं पाती है। ठीक है, और मगध जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण एक प्लेस हासिल कर लेता है, और रणनीतिक और सैन्य कारण इसके हुआ करते थे। क्या कारण थे, अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आ जाए, तो मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक, ये महाजनपद कैसे बन गया, क्या कारण हुआ कि मगध ही इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया? तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हुआ करते थे, वो हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि मगध है कहां पर। आप देख पाएंगे कि मगध है यहां पर, है ना, यहां पर हुआ करता था अंग देश था, है ना, यहाँ पर मगध है, और यहाँ अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, और ये पूरा दक्षिणापथ हुआ करता था, है ना, चोल चेल पांडे यहाँ पर हुआ करते थे। पूरा ये सबका उस काल का ये भारत का एक मैप है। ठीक है, तो मगध क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, मगध क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, मगध क्यों सारे महाजनपदों को खा जाता है, इसके पीछे कारण देखते हैं। तो सबसे पहले तो मगध की शक्ति और समृद्धि के पीछे कारण हुआ करता था उसका भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या, मगध देखिए कहां पड़ रहा है, गंगा के निचले मैदान में पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है, गंगा के निचले मैदान में मगध पड़ रहा है। और मगध की जो पहली राजधानी हुआ करती थी राजगीर, या जिसे राजगृह कहा करता है, ये जो हुआ करती थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुआ करती थी। कहां से? 5 पहाड़ियों से ये घिरी हुआ करती थी, इसलिए ये एक बंदी इसकी हो रखी थी प्राकृतिक रूप से। फिर इसकी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र देखिए यहां पर नदियों से घिरी हुई थी। कौन सी नदियां? तो सोन नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, इन नदियों से ये घिरी हुई थी। तो एक प्रकार से जलदुर्ग के रूप में काम करती थी। तो एक तो इसको जो है थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा सा एज मिल जाता है। फिर यहां पर इसके कुछ राजनीतिक कारण भी हुआ करते थे, है ना। क्या राजनीतिक कारण हुआ करते थे? राजनीतिक कारण ये हुआ करते थे कि यहाँ के जो राजा हुए वो बड़े ही प्रभावी राजा यहाँ के सिद्ध होते हैं, महत्वाकांक्षी यहाँ पर शासक होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें बिंबिसार, अजातशत्रु को देखें, महापद्मनंद को देखें, महापद्मनंद, और फिर हम घनानंद को देखें, तो घनानंद और भी उससे ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। बिंबिसार जैसे शासकों ने एन केन प्रकारेण अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया, उसने विवाह संबंध अपनाए, लड़ाई करी, हर तरीके से उसने राजनीतिक तरीके और कूटनीतिक तरीकों से अपने राज्य को उसने मजबूत किया। तो ये राजनीतिक कारण उस काल में हुआ करते थे। फिर क्या हुआ करता था, प्राकृतिक संसाधन भी इसके पास प्रचुर हुआ करते थे। मगध वाले क्षेत्र में अगर हम देखें, बिहार वाला क्षेत्र, आज का झारखंड वाला ये क्षेत्र उस काल में हुआ करता था। यहां पर हम देखेंगे कि आज भी जितने भी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं इसी क्षेत्र में मिलते हैं। वन इस काल में हुआ करते थे बहुत ज्यादा। तो इनको क्या हो रहा था कि यहां से नदियां वगैरह जो हुआ करती थी
वहां से अच्छी खासी और जो जंगल हुआ करते थे वहां से इनको क्या हुआ करता था, जैसे कि लोह अयस्क इनको प्राप्त हो गया जिससे हथियार बना सकते थे। बाकी के और साम्राज्यों के पास, जनपदों के पास में जो है लोह की इतनी प्रचुर मात्रा नहीं थी, तो ये अपने ही जो है इनको आयात नहीं करना पड़ता था, अच्छा लोहा यहाँ पर मिलता था तो लोहे के हथियार बना सकते थे, दूसरे को बेच के पैसा कमा सकते थे। फिर जंगल से इन्हें हाथी मिल सकते थे और हाथी सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे इस काल में। बाकी के राज्यों के पास इतने हाथी नहीं हुआ करते थे तो हाथी इनको मिल जा रहे थे, जंगल से लकड़ी इनको मिल जा रही थी और भी इनको चीजें मिल जा रही। नदियां जो थी, है ना, नदियां राजधानी के तीनों और नदियां बह रही है तो इन नदियों से फिर व्यापार किया जा सकता था और इन नदियों के थ्रू व्यापार जो होता था बंगाल तक वो व्यापार जाता था, व्यापारिक रास्ते उनके ऊपर पूरा इनका अधिकार हो गया और व्यापार जब फलेगा फूलेगा तो राज्य भी फलेगा फूलेगा। एक इनका कारण हो गया। सेना इनके पास मजबूत हुआ करती थी भाई, एक तो सेना में हाथी ही आ गए तो ऐसे मजबूत होगी और भी इनकी सेना बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। इस प्रकार से जो गंगा घाटी और बंगाल के खाड़ी के बीच जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे उन व्यापारिक मार्गों पर भी मगध का कंट्रोल हुआ करता था, इसलिए जो भी उन राज्यों से होकर गुजरेगा उसको चुंगी देनी पड़ेगी, चुंगी देगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आर्थिक शक्ति बढ़ेगी और जिसके पास अर्थ है, शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से ये सारे कारण हुआ करते थे। साथ ही साथ यहाँ के राजाओं ने जो है वो वैवाहिक गठबंधन अपनाए, छल कपट इन्होंने अपनाया और सेना का इन्होंने सही इस्तेमाल करा और इन्हीं सब कारणों की वजह से मगध जो है सारे साम्राज्य को खा जाता है और बाद में बचता है तो सिर्फ और सिर्फ मगध। ठीक है, अब हम एक मगध के साम्राज्य की एक हल्की सी झलक हम देख लें, कौन कौन से वंश हुआ करते हैं। हालांकि डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इनके बारे में हम अलग से एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो मगध साम्राज्य जो हुआ करता था वहां पर सबसे पहले आता है हर्यक वंश। कौन सा आता है? हर्यक वंश यहां पर आ जाता है और इस हर्यक वंश की स्थापना करते हैं बिंबिसार। कौन करते हैं? बिंबिसार। याद रखना, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार कोई और है, बताऊंगा कौन बिंदुसार। फिर आ जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में आ जाते हैं उदयन और उदयन को मारकर बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं शिशुनाग, और फिर इनके बेटे होते हैं कालाशोक। शिशुनाग को मार के कालाशोक बन जाते हैं, इनकी कहानी कभी और हम देखेंगे। फिर इनके बाद में कालाशोक के बाद में यहाँ पर कालाशोक की हत्या करके और यहाँ पर नंद वंश की स्थापना कर देता है महापद्मनंद। ठीक है, और महापद्मनंद के बाद में यहाँ पर आ जाता है धनानंद। यही वही धनानंद है, ये वही धनानंद है जिसकी सभा में आचार्य चंद्रगुप्त को जो है बेइज्जत किया जाता है और फिर वो चोटी जो है वो शिखा अपनी बांध लेते हैं और कह देते हैं उसी दिन खोलूंगा जिस दिन जो है मैं अपना बदला ले लूंगा। और इस यही वो धनानंद है जिनको हराकर आचार्य विष्णुगुप्त के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिनका नाम होता है मौर्य साम्राज्य, है ना। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे होते हैं अशोक। अब कुछ बन रहा है दिमाग में कुछ कहानी। ये सारे वंश हुआ करते थे यहाँ के मगध के, है ना। तो इन वंशों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो के बारे में बड़ी कहानी फिल्म की तरह हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। महाजनपद जो थे उनकी कुछ विशेषताएं भी हुआ करती थी, जैसे कि प्रशासन में गांव की इकाई जो है महत्वपूर्ण हुआ करती थी, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और गांव जो है उनको ग्राम कहते ही थे और अगर दो ग्राम एक दूसरे से भिड़ते थे तो उसे संग्राम कहा जाता था। कराधान प्रणाली अब तक यहां पर विकसित हो चुकी थी, है ना। समाज अलग अलग वर्गों में विभाजित हुआ करता था जिसमें कुलीन हुआ करते थे, व्यापारी, किसान, मजदूर, इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। जाति व्यवस्था भी यहाँ पर सुस्थापित हो चुकी थी, है ना, क्योंकि जाति व्यवस्था तो उत्तर वैदिक काल में आकर ही स्थापित हो जाती है। अर्थव्यवस्था में देखें तो कृषि का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था और भारत तो देखिए अभी भी कृषि प्रधान देश हुआ है अभी भी। ठीक है, और साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य भी इस काल में जो है वो स्थापित हो चुके थे और व्यापार और वाणिज्यिक मार्ग जो है वो भी यहाँ पर खूब ज्यादा स्थापित हो चुके थे। उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, इस प्रकार से बंगाल की तरफ जाने वाला मार्ग हुआ करता था, है ना। साथ ही साथ इस काल में सिक्का निर्माण जो है वो भी होने लगा था। यहाँ इस काल में आकर आहत मुद्राएं होती हैं। क्या? आहत मुद्राएं जो है यानी पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था क्योंकि इन पे 5 आकृतियां बनी होती थी, तो पंचमार्क सिक्के यहाँ पर बने हैं, जैसे कि निष्क है, सतमान है, इस प्रकार के इनके नाम हुआ करते थे। ठीक है, और इस काल में आके देखें अलग बहुत प्रकार के धर्म जो है यहाँ पर, ये धर्म की भी एक क्रांतिकारी काल हुआ करता था। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस प्रकार के धर्म, आजीवक है, चारवाक है, इस प्रकार के धर्म यहाँ पर खूब ज्यादा विकसित हो जाते हैं। सेना में देखिए पैदल सैनिक भी होते थे, घुड़सवार भी होते थे, रथ भी हुआ करते थे, हाथी को उपयोग खूब ज्यादा किया जाता था और इन हाथियों की वजह से ही मगध जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कला और वास्तुकला में यहाँ पर स्तूप जो है उनका निर्माण होने लग गया था, महल भी बनने लगे थे, हालांकि लकड़ी के महल बनाए जाते थे इस काल में, है ना। वास्तुकला में जो है
इस प्रकार की चीजें होने लग गई थी। और अगर हम देखें तो व्यापारिक मार्ग जो है जैसे उत्तरापथ दक्षिणापथ है, इनका विकास भी यहाँ पर हो चुका था। ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये क्या, ये उस काल के एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्ट्स जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुके हैं, तो इन पोर्ट्स के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है ताम्रलिप्ति बंगाल में, है ना, ये है मसूलीपट्टनम जिसे मछलीपट्टनम पट्टनम भी कहा जाता है ना। यहाँ पर है महाबलीपुरम या ममल्लापुरम, यहाँ पर है अरिकमेडु। एक बार क्वेश्चन बन गया था कि निम्नलिखित में से मतलब ये जो दे रखे थे 3-4, और ये इनको पहचानिए कि ये क्या हुआ करते थे। प्राचीन कालीन विद्वान हुआ करते थे, प्राचीन कालीन शहर हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, ऐसे पहचानने के लिए आ गया था। तो याद रखिएगा अरिकमेडु या जिसे पोडुका भी कहा जाता था। फिर है पुहार या पुमपुहार या इसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता था। फिर है कोरकई, तो कोरकई उसमें एग्जाम्पल था ऑप्शन। एक है मुजरिस जो केरल में हुआ करता था, सोपारा यहाँ पर हुआ करता था, भड़ोच यहाँ पर हुआ करता है ना, नाला सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना, तो ये वही सोपारा है। यहाँ पर लोथल वगैरह हुआ करता था, ये सारे के सारे है ना, भारगयाजा ये पोर्ट हुआ करते थे। इस प्रकार से महत्वपूर्ण पोर्ट उस काल में हुआ करते थे। फिर हम आ जाएं कि महाजनपद काल ने प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान इस काल में दिया था। किस प्रकार से दिया था, तो बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों का निर्माण इस काल में होने लग गया था। राजतंत्र और हम देखिए गणतंत्र जैसी प्रशासनिक प्रणालियां यहाँ पर विकसित हो गई थी, जिनका इस्तेमाल आज भी हो रहा है, गणतंत्र जो प्रणाली है उसका। और ये दूसरे शहरीकरण की शुरुआत में यहाँ पर होती है। राज्य जो है वो व्यापार और संस्कृति के यहाँ पर केंद्र बन गए थे। इस प्रकार से संस्कृति हम देखेंगे मौर्य काल में आकर, तो किस प्रकार से कला और साहित्य में खूब ज्यादा विकास यहाँ पर हो जाता है। राजनीतिक गठबंधन यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, बहुत सारे राज्यों के बीच में गठबंधन होना शुरू हो जाता है। व्यापार मार्गों की स्थापना हो जाती है, सड़कों का निर्माण हो जाता है, और व्यापार वाणिज्य में भी खूब ज्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। और भारतीय इतिहास में कला और साहित्य और धर्म के मामले में गहरा प्रभाव छोड़ा है महाजनपद काल ने। इसी काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, चारवाक, इस प्रकार के ग्रंथों, इस प्रकार के धर्मों का विकास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखें तो इस काल के लिए और महत्वपूर्ण किस काल के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर एक हुआ करता था उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड। ये पॉलिशदार मृदभांड जो है एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये इस काल का महत्वपूर्ण एक आप कहो कि इसकी पहचान ये है। और जो था जो उत्तर वैदिक काल था वो क्या किस नाम से जाना जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो कल को देखिए क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही बना सकती है कि चित्रित धूसर मृदभांड, इसका आगे लगाने के लिए आपको दे देगा उत्तर वैदिक काल। उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, इसका आपको दे देगा महाजनपद काल। फिर नीचे पूछ लेगा उपयुक्त में से कौन से कूट सही मिलान किए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए कितना सुंदर ये हुआ करता था। अमीर लोग हुआ करते थे, कुलीन लोग वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। इस काल में देखिए आकर कुओं का निर्माण होने लग गया था। ये कुएं आपको दिख रहे होंगे, छल्लेदार कुएं। देखिए इस प्रकार से एक कुओं का निर्माण इस काल में होने लग गया था, ताकि अब जो है नदियों किनारे रहना ही जरूरी नहीं रह गया था, कहीं पर भी रहकर इन कुओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा सकती थी। तो ये हमने पूरा देख लिया महाजनपद काल के बारे में। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से टैकल यहां पर कर पाएंगे। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।